हेलो दोस्तों, इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं हिस्ट्री के बारे में। और हिस्ट्री का लेक्चर है अपना 18th। 17 लेक्चर हो चुके हैं। अपने चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर देखेंगे तो वहाँ पर आपको मिल जाएंगे। इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे बंगाल के गवर्नर और भारत के गवर्नर जनरलों के बारे में। तो देखिए, यहाँ से काफ़ी इम्पोर्टेंट टॉपिक है, क्वेश्चन बन जाता है। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो को। बंगाल के गवर्नर जनरल। तो बंगाल के गवर्नर जनरल में पहला नाम आता है रॉबर्ट क्लाइव का। तो बंगाल के गवर्नर जनरल रॉबर्ट क्लाइव ने बंगाल में द्वैध शासन स्थापित किया था। यानी कि क्वेश्चन आएगा कि बंगाल में द्वैध शासन किसने स्थापित किया, तो बंगाल के गवर्नर जनरल रॉबर्ट क्लाइव ने बंगाल के अंदर द्वैध शासन को स्थापित किया। अब आता है कि इसने बंगाल में समस्त क्षेत्र के लिए 2 उप दीवान, बंगाल के लिए मोहम्मद राजा खान और बिहार के लिए राजा सीताब राय को नियुक्त किया। यानी कि 2 उप दीवान रॉबर्ट क्लाइव ने चुने। पहला था मोहम्मद रजा खान, दूसरा था बिहार के लिए राजा सीताब राय। और इसका कार्यकाल क्या था रॉबर्ट क्लाइव का, 1757 से 60 और 1765 से 67 ईस्वी के अंदर ये बंगाल का जो गवर्नर है वो बना था। अब आगे आता है वारेन हेस्टिंग्स। तो वारेन हेस्टिंग्स का कार्यकाल है 1774 से 85 ईस्वी। और वारेन हेस्टिंग्स को 1773 ईस्वी में रेगुलेटिंग एक्ट द्वारा 1774 ईस्वी में बंगाल का पहला गवर्नर जनरल बनाया गया। यानी कि बंगाल का पहला गवर्नर जनरल कौन था, वारेन हेस्टिंग्स। और जो हम पहले पढ़ चुके हैं ये रॉबर्ट क्लाइव, ये बंगाल के गवर्नर थे। यानी कि जनरल शब्द इनके आगे नहीं जुड़ा था। और वारेन हेस्टिंग्स बंगाल के पहले गवर्नर जनरल बन जाते हैं। किसके तहत, रेगुलेटिंग एक्ट के तहत। अब आगे आता है कि इससे पूर्व यह बंगाल का गवर्नर भी रह चुके थे। और 1772 ईस्वी में वारेन हेस्टिंग्स ने प्रत्येक जिले में फौजदारी एवं दीवानी न्यायालय की स्थापना की थी और इसे द्वैध शासन इसने समाप्त कर दिया था। आगे आता है 1784 ईस्वी में पिट्स इंडिया अधिनियम ने कंपनी के कामकाज को ब्रिटिश संसद के नियंत्रण में कर दिया। यानी कि किस अधिनियम के तहत जो ईस्ट इंडिया कंपनी है उसका कामकाज सीधा ब्रिटिश संसद के हाथों में चला गया था, तो पिट्स इंडिया अधिनियम के तहत 1784 के पिट्स इंडिया अधिनियम के तहत कंपनी का कामकाज ब्रिटिश संसद के नियंत्रण में चला गया था। अब आगे आता है लॉर्ड कॉर्नवालिस। तो 1786 से 93 ईस्वी इनका कार्यकाल था। 1793 ईस्वी में बंगाल में स्थायी बंदोबस्त के रूप में एक नई राजस्व पद्धति की शुरुआत कॉर्नवालिस ने की और यह प्रथा बंगाल और बिहार दोनों में लागू की गई। यानी कि जो स्थायी बंदोबस्त है वो किसने शुरू किया, कॉर्नवालिस के द्वारा स्थायी बंदोबस्त शुरू किया गया। और कब किया गया स्थायी बंदोबस्त, 1793 ईस्वी में। लॉर्ड कॉर्नवालिस के समय 1791 ईस्वी में जोनाथन डक्कन के बनारस में संस्कृत विद्यालय की स्थापना की। जोनाथन डक्कन ने कहां पर, बनारस में संस्कृत विद्यालय की स्थापना कहां पर की, जोनाथन डक्कन ने बनारस के अंदर 1791 ईस्वी में। अब आगे आता है भारत में सिविल सेवाओं का आरंभ किसने किया था, लॉर्ड कॉर्नवालिस ने भारत में सिविल सेवाओं का आरंभ किया था। नेक्स्ट है हस्तक्षेप की नीति सर जॉन सोरा ने अपनाई थी। हस्तक्षेप की नीति किसने अपनाई, सर जॉन सोरा ने। नेक्स्ट है लॉर्ड वेलेस्ली। तो लॉर्ड वेलेस्ली का कार्यकाल है 1798 से 1805 ईस्वी। और सिविल सेवाओं में भर्ती किए गए युवकों को प्रशिक्षण देने के लिए कोलकाता में फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना की इन्होंने। और इसने सहायक संधि की नीति को भी अपनाया। सहायक संधि की नीति को किसने अपनाया, लॉर्ड वेलेस्ली ने सहायक संधि की नीति को। और सिविल सर्विस के लिए जो युवाओं को प्रशिक्षण देने के लिए कोलकाता के अंदर फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना भी किसने की, वेलेस्ली ने। आगे आता है सहायक संधि स्वीकार करने वाले राज्य कौन कौन थे। तो सहायक संधि हैदराबाद, मैसूर,
तंजौर, अवध, पेशवा, भोसले, जयपुर, सिंधिया, बूंदी तथा भरतपुर, इन सभी राज्यों ने सहायक संधि नीति को अपना लिया था, जो कि लॉर्ड वेलेस्ली के द्वारा लाई गई थी। वेलेस्ली खुद को बंगाल का शेर कहता था। खुद को बंगाल का शेर कौन कहता था? वेलेस्ली। आगे आता है कि वेलोर का सिपाही विद्रोह। सर जॉन बार्लो बंगाल के गवर्नर जनरल थे उस समय जब वेलोर का सिपाही विद्रोह हुआ। तब सर जॉन बार्लो के टाइम में ये विद्रोह हुआ था। और कब हुआ था वेलोर का सिपाही विद्रोह? 1806 ईस्वी के अंदर। नेक्स्ट है लॉर्ड मिंटो। तो महाराजा रणजीत सिंह के साथ अंग्रेजों ने 1809 ईस्वी में अमृतसर की संधि पर हस्ताक्षर किए। यानी कि अमृतसर की संधि किस किस के बीच में हुई थी? तो ये लॉर्ड मिंटो और महाराजा रणजीत सिंह के मध्य हुई थी अमृतसर की संधि। कब? 1809 में। सतलज के जो पश्चिम भाग की ओर महाराजा रणजीत सिंह की राज्य की सीमा मान ली गई इस संधि के तहत। फिर आता है 1813 का जो चार्टर अधिनियम द्वारा ईस्ट इंडिया कंपनी का भारतीय व्यापार का एकाधिकार समाप्त हो गया। केवल चाय पर जो एकाधिकार था वो रहा भारत का, भारतीय व्यापार के अंदर ईस्ट इंडिया कंपनी का। बाकी सभी चीजों पर जो चार्टर अधिनियम था उसके तहत ईस्ट इंडिया कंपनी का भारतीय व्यापार पर जो एकाधिकार था वो समाप्त हो गया। आगे आता है लॉर्ड हेस्टिंग्स। तो 1813 से 23 ईस्वी के अंदर लॉर्ड हेस्टिंग्स ने का कार्यकाल था और इन्होंने रैयतवाड़ी व्यवस्था जो थी वो हेस्टिंग्स के द्वारा ही लाई गई थी। इस व्यवस्था के अंतर्गत काश्तकारों को सरकार के सीधे संपर्क में रखा गया और यह व्यवस्था यानी कि जो रैयतवाड़ी व्यवस्था थी ये टॉमस मुनरो के विचारों पर आधारित थी। फिर आता है कि हेस्टिंग्स के समय में चौथा आंग्ला मराठा युद्ध हुआ था। ये चौथा आंग्ला मराठा युद्ध कब हुआ था? 1817 से 18 ईस्वी के अंदर हेस्टिंग्स के कार्यकाल में हुआ था चौथा आंग्ला मराठा युद्ध। और इसमें मराठाओं की हार हुई थी तथा पिंडारियों का दमन हो गया था। चौथा मराठा युद्ध के अंदर मराठाओं की हार हुई और पिंडारियों का दमन हो गया। नेक्स्ट आता है लॉर्ड एमहर्स्ट। तो इनका कार्यकाल था 1823 से 28 ईस्वी और इसके कार्यकाल के दौरान प्रथम आंग्ला ब्रह्मा युद्ध यानी कि जो भूटान के अंदर जो युद्ध हुआ था वो 1842 से 46 ईस्वी के अंदर ये युद्ध चला था तथा बैरकपुर का सैन्य विद्रोह 1824 ईस्वी में हुआ था। यह भी किसके टाइम में हुआ था? एमहर्स्ट के विद्रोह के यानी कि इनके कार्यकाल के अंदर हुआ था ब्रह्म युद्ध और बैरकपुर छावनी का विद्रोह। आगे आता है भारत के गवर्नर जनरल। तो देखिए लॉर्ड विलियम बेटिंग, यहाँ से इम्पोर्टेंट टॉपिक ये शुरू होता है भारत के गवर्नर जनरल। तो लॉर्ड विलियम बेटिंग को 1828 से 35 ईस्वी इनका कार्यकाल रहा और यह भारत के प्रथम गवर्नर जनरल थे। यह सामाजिक सुधारों के लिए जाने जाते हैं। बेटिंग को जो सती प्रथा है वो और ठगी प्रथा तथा कन्या हत्या जैसी कुप्रथाओं पर विलियम बेटिंग ने रोक लगाई थी। सती प्रथा जो उस टाइम में ठग बहुत थे, फिर कन्या हत्या और जो इस प्रकार की जो कुप्रथाएं थी उन पर रोक किसने लगाई थी? लॉर्ड विलियम बेटिंग ने। अब आता है कि इनका कार्यकाल था वो था 1828 से 35 ईस्वी। आगे देखते हैं विलियम बेटिंग के कार्यकाल में अंग्रेजी को शिक्षा का माध्यम बनाया गया और 1835 ईस्वी में कोलकाता मेडिकल कॉलेज की स्थापना भी विलियम बेटिंग के कार्यकाल में की गई थी। नेक्स्ट है कि सर चार्ल्स मेटकॉफ। तो 1835 से 36 ईस्वी के अंदर इनका कार्यकाल था और मेटकॉफ ने प्रेस पर प्रतिबंध हटाया था। यानी कि प्रेस पर प्रतिबंध हटाने के लिए किसे जाना जाता है? चार्ल्स
मेटकॉफ को, और इसे प्रेस मुक्तिदाता भी कहते हैं। नेक्स्ट है लॉर्ड ऑकलैंड। तो 1836 से 42 ईस्वी इसका कार्यकाल था लॉर्ड ऑकलैंड का, और इसके कार्यकाल में प्रथम अफगान युद्ध हुआ था। किसके कार्यकाल में हुआ था पहला अफगान युद्ध? लॉर्ड ऑकलैंड के कार्यकाल में। जो प्रथम अफगान युद्ध है ये 1839 से 42 ईस्वी तक चला, और इसने कोलकाता से दिल्ली तक ग्रैंड ट्रंक रोड का जो पुनरुद्धार भी करवाया था। ये कोलकाता से जो ये ग्रैंड ट्रंक रोड है कोलकाता से पाकिस्तान के पेशावर तक जाता है, यानी वर्तमान में नेशनल हाईवे 1 और जो 2 है, और उससे भी आगे पाकिस्तान के पेशावर में ये ग्रैंड ट्रंक रोड है। और इसका जो निर्माण है वो शेरशाह सूरी ने करवाया था। तो इसी ग्रैंड ट्रंक रोड का जो पुनरुद्धार है कोलकाता से दिल्ली तक का, वो किसने करवाया था? ऑकलैंड ने। नेक्स्ट आता है लॉर्ड एलनब्रो। तो 1842 से 44 ईस्वी के अंदर इसका कार्यकाल था एलनब्रो का, और इसने काबुल की सफल अभियान, जो काबुल का सफल अभियान था उसका संचालन किया। और इसके शासनकाल में सिंध का विलय ब्रिटिश क्षेत्र में हो गया था। सिंध का विलय कब हुआ था? 1843 ईस्वी के अंदर हुआ था ब्रिटिश में। नेक्स्ट 1843 ईस्वी के 5वें नियम द्वारा दास प्रथा का उन्मूलन भी लॉर्ड एलनब्रो के कार्यकाल में किया गया। दास प्रथा किसने समाप्त की? लॉर्ड एलनब्रो ने। आगे आता है लॉर्ड हार्डिंग। तो 1844 से 48 ईस्वी का कार्यकाल था, और इसके समय में प्रथम आंग्ला सिख युद्ध हुआ था, जिसमें अंग्रेजों ने पंजाब पर प्रभुत्व स्थापित किया, और हार्डिंग ने नरबली प्रथा को समाप्त कर दिया था। नरबली प्रथा को समाप्त करने के उद्देश्य से किसे जाना जाता है? हार्डिंग को। नेक्स्ट है डलहौजी। तो 1848 से 56 ईस्वी इसका कार्यकाल है डलहौजी का, और इसने डॉक्ट्रिन ऑफ लैम्स यानी कि व्यापगत का सिद्धांत अथवा हड़प नीति भी कहते हैं इसे, इसकी शुरुआत किसने की थी? इन सभी की शुरुआत की थी डलहौजी ने। और इसके द्वारा यानी कि जो हड़प नीति है इसके द्वारा इसने किन किन राज्यों को हड़पा था? तो इसके डलहौजी के द्वारा हड़पे गए राज्य हैं सतारा, झांसी, जैतपुर, संभल, बघाट, उदयपुर और नागपुर। ये सभी जो स्टेट्स थे इन सभी को डलहौजी ने इस नीति यानी कि डॉक्ट्रिन ऑफ लैम्स या व्यापगत का सिद्धांत या फिर हड़प नीति के तहत हड़प लिए थे। आगे आता है कि डलहौजी ने देसी शासकों की पेंशन समाप्त कर दी, और बरार और अवध पर भी इसने नियंत्रण किया था, और शिमला को इसने ग्रीष्मकालीन राजधानी बनाया। ग्रीष्मकालीन राजधानी किसने बनाया था? डलहौजी ने। आगे आता है इसके कार्यकाल में लोक निर्माण विभाग की स्थापना की गई। लोक निर्माण विभाग की स्थापना किसके कार्यकाल में की गई थी? डलहौजी के कार्यकाल में। तथा 1853 ईस्वी में पहली रेलगाड़ी चलाई गई थी। किसके कार्यकाल में? डलहौजी के कार्यकाल में पहली रेलगाड़ी चली थी मुंबई से थाने 1853 ईस्वी के अंदर। नेक्स्ट डलहौजी के कार्यकाल में विधवा पुनर्विवाह अधिनियम 1856 ईस्वी ये भी पारित हुआ, और पहली बार डाक टिकटों को इसी के समय में जारी किया गया। तथा कोलकाता व आगरा की जो मध्य तार सेवा है वो भी किसके समय में शुरू हुई थी? डलहौजी के कार्यकाल में। आगे देखते हैं, एक बार फिर से इसी डलहौजी को रिवाइज कर लेते हैं क्योंकि यहाँ से काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाते हैं। तो देखिए डलहौजी का जो कार्यकाल है इसका जो टाइम पीरियड है वो 1848 से 56 ईस्वी है, और इसने डॉक्ट्रिन ऑफ लैम्स यानी कि जो हड़प नीति है उसके तहत सतारा, झांसी, जैतपुर, संभल, बघाट, उदयपुर और नागपुर जैसे राज्यों को ब्रिटिश प्रभुत्व में शामिल कर लिया था। और डलहौजी ने देसी शासकों को की जो पेंशन थी वो समाप्त कर दी, तथा बरार और अवध पर भी इसने नियंत्रण कर लिया, और शिमला को इसने ग्रीष्मकालीन राजधानी बनाया। इसके कार्यकाल में लोक निर्माण विभाग की स्थापना की गई,
तथा 1853 ईस्वी में पहली रेलगाड़ी किसके कार्यकाल में चली? डलहौजी के कार्यकाल में। और इसने विधवा पुनर्विवाह अधिनियम 1856 ये पारित किया। और पहली बार डाक टिकटों की जो डाक टिकटें थी वो भी डलहौजी के कार्यकाल में चली थी। तथा कोलकाता से आगरा तक की जो मध्य तार सेवा है वो भी डलहौजी के कार्यकाल में चली। पहली जो मध्य तार सेवा वो कोलकाता से आगरा के मध्य हुई थी। तो देखिए यहाँ पर दोस्तों अपनी वीडियो ख़त्म होती है। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर ले देना और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। हमारे चैनल की जो प्लेलिस्ट सेक्शन है वहाँ पर आपको सभी सब्जेक्ट्स को डिटेल में करवाया गया है, तो एक बार ज़रूर देखना, अच्छा लगे तो।